Hello everybody, this is Saurabh Kumar. Welcome to our channel Developing Mind. So today's our video is related to most expected question of Hindi for term 2 board examination. तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्षितिज गद्य भाग का पहला चैप्टर लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से होगा। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बोर्ड में, प्री बोर्ड में और टर्म 2 में पूछा जाता है। वो क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो हमें पहले क्वेश्चन को समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है, यदि हम सनकों का प्रयोग किसी की भलाई या अच्छाई के लिए करें तो। या फिर और भी क्वेश्चन का आंसर हम कई ढंग से लिख सकते हैं अपने शब्दों में। जैसे और लिख सकते हैं राष्ट्र के लिए, जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी जैसे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया देश की आज़ादी के लिए, तो इनके बारे में भी हम उल्लेख कर सकते हैं सब अपने उत्तर में। और मेरा दूसरा प्रश्न है जो लखनवी अंदाज से यह है, लखनवी अंदाज व्यंग के माध्यम से लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो इस प्रश्न को हम उत्तर लिखने से सबसे पहले यह सोचेंगे कि यह पाठ के लेखक कौन है, तो जिससे आपका आंसर और भी ज़्यादा बेहतर लग सके। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। फिर उसके बाद हम कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप जाते हैं इसे लिखने के लिए तो आप इसे और विस्तार से लिख सकते हैं, जिससे कि आपका राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा और आप अच्छे नंबर भी ला सकेंगे। तो दूसरा पॉइंट है, इस दुनिया में आज भी कई लोग हैं जिनके पास रहता तो कुछ नहीं है, परंतु वह दिखाना चाहते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है। जैसे कि हम लोग प्रस्तुत पाठ में नवाब साहब को देखें। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं और भी दिखावटी दुनिया के बारे में कि लोग के पास तो रहता कुछ नहीं है, लेकिन वह दिखाना चाहते हैं कि है मेरे पास बहुत कुछ। दिखावटी दुनिया शब्द का यूज करेंगे तो आपका आंसर और भी बेहतरीन लगने लगेगा। और प्रश्न 3 जो कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक का बहुत बहुमूल्य प्रश्न है, जो ज़्यादातर बोर्ड और प्री बोर्ड में पूछा जा सकता है। फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की जैसी लगती थी, स्पष्ट करें। इस प्रश्न को कई रूप से भी पूछ सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन का एक्सपेक्ट को समझना और उत्तर अपने शब्दों में लिख डालना है। मैं कुछ इसके विशेष में कुछ पॉइंट बताऊंगा और आप जितना अंक का पूछा जाएगा उसके अनुसार लिख दीजिएगा। तो इसका पहला पॉइंट में हम समझेंगे कि सबसे पहला, देवदार वृक्ष की विशेषताएं की तुलना कामिल फादर बुल्के की विशेषताओं से कीजिए। और इसमें हम लिख सकते हैं, जिस तरह देवदार वृक्ष लंबा और चौड़ा होता है और लोगों की हर परिस्थिति में छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर भी लोगों को हर एक दुख सुख में साथ रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर को हम और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं जितना अंक का पूछा जाए। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्षितिज पद भाग के जो 2 चैप्टर्स हैं उनके बारे में। और पहला चैप्टर है उत्साह अट नहीं रही है और दूसरा चैप्टर है कन्यादान। तो इनका भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और इनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 है। तो इनका पहला क्वेश्चन, बादल की गर्जना का आह्वान कवि क्यों करना चाहता है? उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन भी बहुत बोर्ड में और टर्म 2 में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर का जो एस्पेक्ट है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने शब्दों में लिख लें। तो बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति से आम आदमी को प्रभावित करता है। क्रांति से परिवर्तन आता है। तो हम कह सकते हैं इसमें और बढ़ा कर लिख सकते हैं कि जैसे अगर लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा हो तो हम देखते हैं हर जगह क्रांति किया जाता है। जैसा कि हम फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं और अमेरिका की क्रांति और अन्य भी कई क्रांतियाँ पढ़े हैं जो
जिससे हम देखते हैं कि परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जो बादल है वो क्रांति का प्रतीक है। और दूसरा प्रश्न जो है अट नहीं रही है उस पाठ से है। तो इसका जो दूसरा प्रश्न, फागुन माह की प्राकृतिक शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो जो अट नहीं रही पाठ में जिसमें हम पढ़ें कि उसमें फागुन माह के बारे में ज़्यादातर बात किया गया है, तो उसमें जो सुंदरता के बारे में जो चर्चा किया गया है उनके बारे में हमें लिखना है। तो पहला पॉइंट जो होगा, चारों ओर सौंदर्य एवं उत्साह दिखाई देता है फागुन के महीने में। हर लोग इस महीने का आनंद पूर्वक जीते हैं। चारों ओर हरा भरा और घर घर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो ज़्यादातर हम देखते भी हैं कि इस माह में लोग काफ़ी खुशहाली पूर्वक रहते हैं, जीते हैं। तो इन्हीं बातों को अपने आंसर में और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं जितना अंकर वो पूछा हो। और तीसरा प्रश्न जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कन्यादान पाठ का है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है। आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क स्पष्ट करें। तो हम इस पाठ के माध्यम से देख सकते हैं कि कन्यादान का कहाँ तक उचित है। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, हमारी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि दान वस्तुओं का किया जाता है, ना कि व्यक्तियों का। और कन्या के अंदर की भी भावनाएं होती हैं जो कि उनकी माता पिता से जुड़ी होती है। अगर माता पिता उसे दान में कर देते हैं तो वह एक तरह से त्याग कहलाएगा, जो कि अनुचित है। तो हम इन पॉइंट और को हम दिमाग में रख कर और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं जितना मार्क्स का क्वेश्चन। अगर 5 मार्क्स का आया तो 100 से 120 शब्दों में लिख देंगे। 4 मार्क्स का आया तो 60 से 80 शब्दों में। 3 मार्क्स का आया तो 30 से 40 शब्दों में। जैसा पूछे वैसा आप लिख। तो अब हम देखेंगे कृतिका के पद भाग के जो 3 पार्ट हैं उनके प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड और टर्म टू एग्जाम में आ सकता है। तो पहला पार्ट है माता का आंचल, दूसरा पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक, और तीसरा पार्ट है साना साना हाथ जोड़ी। और तीनों पार्ट से एक एक प्रश्न है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। तो पहला प्रश्न माता का आंचल पाठ से, माता का आंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है? इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मूल्यों पर पड़ा है, तर्क सहित स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, और उसके बाद मैंने उसके 3 एस्पेक्ट दिया, उसके आधार पे आप आंसर को और भी लंबा और नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि इस पार्ट में जो आज का जो बचपन है और जो पहले का बचपन है, उन दोनों में क्या अंतर आया है, क्या परिवर्तन आया है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट, वो खेलने के स्थान में अंतर। जैसे पहले लोग मिट्टी का बर्तन बनाकर खेलते थे, अपने भाई बहनों के साथ खेलते थे, लेकिन आज का बचपन क्या हो गया कि आज बच्चे स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन के साथ खेलते नज़र आते हैं। तो ये बचपन जीवन मूल्यों पे अंतर आया है। दूसरा पॉइंट, पहले के बच्चे संयुक्त परिवार का प्रेम मिलता था, परंतु आज एकल परिवार में ही रहते हैं, तो उन्हें अच्छा से प्रेम भी नहीं मिल पाता है, दादी नाना नानी सबका प्यार भी नहीं मिल पाता है। और तीसरा पॉइंट, पहले बड़ों के प्रेम के साथ साथ संस्कार मिलता था, परंतु अब नहीं। पहले जैसे नाना नानी माता पिता के साथ बच्चे रहते थे तो कई संस्कार मिलता था, लेकिन आजकल के जो माता पिता होते हैं वो काफ़ी व्यस्त होते हैं अपने कामों के प्रति और अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन हमारा जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? तो जैसा कि हम इस पाठ में पढ़े हैं, कई सारे व्यंग्य किए गए हैं और उन्हीं व्यंग्यों को समझकर इसमें उसका सारांश लिख देना। तो सबसे आगे मैंने बताया था कि सबसे पहले प्रस्तुत पाठ के लेखक के बारे में हम लिखें कि इस जो व्यंग्य है इस पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं, ताकि आपका आंसर और भी सटीक हो सके।
दूसरा पॉइंट में हम इसका जो व्यंग है, जो पाठ का जो कंक्लूजन है, जो नृसंहार है, उसके बारे में लिख देते हैं। हमारे देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो देश में तो हैं परंतु गुणगान किसी दूसरे देश के लिए गाते हैं। परंतु जैसा हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश के तो हैं लेकिन काम किसी और के बारे में करते हैं और सोचते किसी और के बारे में। जैसा कि इस पाठ में बताया गया कि जो कई सारे सरकारी नेता होते हैं, वो ब्रिटेन की रानी आ रही होती है तो उसके आने की खुशी के लिए जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए कितने हद तक गिर जाते हैं, वही बताया गया है। जो यह दर्शाता है कि आज के लोग कितने गुलाम विचार के हैं और आत्मसम्मानहीनता कितना आ चुका है। तो और हमारा जो तीसरा प्रश्न साना साना हाथ जोड़ी से है, वो है नदी, फूलों, वादियों और झरनाओं के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किन दृश्यों में लेखक की हृदय को झकझोर दिया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। यह क्वेश्चन थोड़ा टाइम के लिए कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि जैसा इसमें दिया है नदी, फूलों, वादियों और झरनों स्वर्ग सौंदर्य, तो लोग सोचते हैं कि हम इन्हीं के बारे में लिख दें, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है क्वेश्चन में। नदी इन बारे में तो लेखिका देख ही रही है, लेकिन उसके अलावा जो वो देखती है जिससे लेखिका का हृदय को झकझोर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का होगा, आजीविका के लिए स्थानीय महिलाओं का अपनी पीठ पर बच्चे लादकर मार्ग बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का व्यवस्था। तो आजीविका का मतलब हो गया रोजगार, मतलब रोजगार के लिए महिलाएं जो अपनी पीठ पर बच्चों को लाद कर चलती है और पत्थर तोड़ने का काम करती है, तो उसे देखकर लेखिका का हृदय उन पे पिघल जाता है और उन्हें उनकी जो दुख पीड़ा और बढ़ जाती है। इसी देखकर यही सारे चीज़ों को देखकर उनका हृदय झकझोर हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन और जीवित रहने के लिए लड़ी जाने वाली जीवन का जंग, जैसा कि पहला पॉइंट से ये मिलता जुलता ही है। जैसे प्राकृतिक सौंदर्य तो है लेकिन वहाँ पे जो लोग भूख जीने के लिए जो काम भूख इतना ज़्यादा है, जीने के लिए जो काम करते हैं उससे कितना लोग वहाँ प्रभावित हैं। और जो आखिरी और तीसरा पॉइंट है, संवेदनाओं को झकझोर देने वाली अनुभूति। संवेदनाओं को मतलब जो जितना दुख पीड़ा वो अनुभव करके लेखिका को बहुत दुख होता है कि यहाँ का दृश्य स्वर्ग के समान है परंतु लोग यहाँ अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। तो यह आज का वीडियो का मेरा अंतिम क्वेश्चन था, जो सबसे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो आप एक बार पढ़ लीजिएगा और बुक का NCERT लाइन बाई लाइन जरूर पढ़ लें ताकि आप हर एक प्रश्न को आसानी से इनकाउंटर कर सकें। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।